हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारी चर्चा होगी, आप सभी जानते हैं मैंने कहा था कि मैं एनडीए वालों के लिए एक बैच लेके आऊँगा जिसमें हम पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। हम पॉलिटी बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी के 6 से लेके 8 तक क्वेश्चन आते हैं जनरली। इसके अलावा ये जो पॉलिटी है ये बिल्कुल बेसिक लेवल की पूछी जाती है और इसमें मतलब आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे, जबकि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जाएंगे एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जबकि पॉलिटी में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है उससे क्वेश्चन आता है। तो हम आज इसी पे चर्चा करेंगे। आज की हमारी पहली क्लास है। देखो, किसी भी देश के लिए हर वो चीज़ जो उसका निर्माण करे, हर वो चीज़ जो उसकी अस्मिता बढ़ाए, हर वो चीज़ जो उसकी शक्तियाँ जो है उसका केंद्रीकरण करे या विकेंद्रीकरण करे, उसे ही संविधान की संज्ञा दी जाती है। किसी भी देश का संविधान वह मौलिक किताब है जिस देश के लिए मतलब जिस देश के चालन के लिए वो अति आवश्यक होती है। तो संविधान संविधान जब शब्द की हम लोग क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो हमें मिलता है क्या, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून, सभी के लिए समान कानून। तो जो किताब या जो विषय सभी के लिए समान कानूनों की क्या करता है, व्यवस्था करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान। भारतीय संविधान जो है दुनिया समझती है, बहुत से लोग समझते हैं कि 1935 का एक्ट है। जी हाँ, बात सही है, भारतीय संविधान 1935 का एक्ट है, लेकिन 1935 के एक्ट के पहले लगभग 8 से 10 एक्ट, उससे पहले भी कई एक्ट, लगभग कब से लेके कब तक, 1773 से लेके 1935 और बाद में 1947 का भारत विभाजन, 1935 तक मेन। तो इधर से लेके इधर इधर तक भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो इस चैप्टर को हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर हिस्ट्री में आ जाता है। तो जब हम हिस्ट्री शुरू करेंगे तो ये चैप्टर हम उसी में कवर करेंगे। फिलहाल में हम संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी कर लें, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, और संविधान क्यों जरूरी है, किस प्रस्ताव से संविधान आया, संविधान सभा क्या थी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत के लिए संविधान की नींव किसने रखी, तो भारतीय संविधान की नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही रखी गई थी। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कि कंपनी के अधीन आया था, तो इसमें भारत के लिए कई चीज़ें बनाएंगे। जैसे सबसे पहले बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, लेकिन क्या वो भारतीय संविधान के अंदर थी, तो नहीं, वो भारतीय संविधान के नहीं बल्कि कंपनी के संविधान के अंडर थी। इसीलिए जो भारतीय जो हम लोग करंट संविधान पढ़ते हैं वो हम लोग 1935 के बाद ही पढ़ते हैं। उससे पहले जो कानून आए थे, हाँ वो भारत में दिखाई देते हैं भारतीय संविधान में, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 1935 का जब एक्ट आया है तो उसके बाद की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। भारतीय संविधान की रूपरेखा कहाँ से शुरू होती है, तो एक व्यक्ति थे भारत में जिनका नाम था क्या, इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले 1946 में, जिन्होंने 1946 में 1946 में, ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन छपा हुआ आपको एनडीए प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, क्या कि भारतीय संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया। तो भारतीय संविधान के लिए पहला प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के मूल आदर्शों की चर्चा की गई थी कि हम संविधान में लिखेंगे क्या, हम संविधान में कानून क्या बनाएंगे, हम संविधान में किस तरीके से भारत को किस तरीके का देश घोषित करेंगे। तो ये सारी बातें इसके उद्देश्य में लिखी गई थी। कब, 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव में। कब, उद्देश्य प्रस्ताव में। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव में। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था कि जो भारत है, भारत की मूल बातें, मूल आदर्श, यानी कि प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना, क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रस्तावना मुख्य रूप से कौन सा प्रस्ताव है, भारत की प्रस्तावना मुख्य रूप से कौन सा प्रस्ताव है, तो उद्देश्य प्रस्ताव। जो बातें उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही, ठीक ठीक सेम टू सेम बातें प्रस्तावना में छाप दी गई। इधर से उठाया, इधर छापा,
इधर से उठाया, इधर छापा। तो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन बातों की चर्चा की वो सभी बातें किसमें हमें दिखाई पड़ती हैं? वो भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई पड़ती हैं। किसमें दिखाई देंगी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन आता है कि क्या पुलिस भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य करती है? क्या सीबीआई भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य करती है? क्या सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य करता है? बताओ इनमें से कौन भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य करता है? देखो, इसमें ज्यादातर लोग देंगे कि हाँ भाई सब लोग संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं। बात ठीक भी है, कहीं तक बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुलिस किस पर काम करती है? तो पुलिस देखो, अपना पुलिस का एक खुद का कानून होता है जिसे वो आईपीसी कहते हैं, इंडियन पीनल कोड। क्या बोलते हैं? इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। और जबकि सीबीआई कोड, जो सीबीआई का कानून है, वो कानून अलग होता है। तो फिर भाई क्वेश्चन बात आती है कि फिर भारतीय संविधान से क्या चलता है? तो देखो ऐसा होता है, हर चीज का एक अपना कानून है। भारत में हर स्वायत्त संस्था का एक अपना अलग कानून होता है, और ये जो स्वायत्त संस्था का कानून है, इसके तहत होता क्या है कि ये जो भारतीय संविधान है ये आप पे अंकुश लगाता है, आपकी लिमिट तय करता है। भारतीय संविधान ये नहीं बताता कि देश को कैसे चलाओ, नहीं, भारतीय संविधान ये बताता है कि आपको देश में क्या नहीं करना चाहिए। उसमें उपबंध दिए गए हैं कि भाई आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो भारत में कानून की सर्वोच्च पुस्तक कौन सी है? भारतीय संविधान। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानून की सर्वोच्च पुस्तक भारत में कौन सी है? तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। इस पर उपबंध कौन बना सकता है? तो इस पर उपबंध या इसका संशोधन संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। जबकि इसके बारे में चर्चा कौन कर सकता है, यानी कि इसके कानूनों के बारे में संवैधानिक या असंवैधानिक का विवाद होने पर चर्चा कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये सभी मूल बातें हैं, ये मजेदार बातें हैं। जबकि उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हुआ 1946 में, कब हुआ? 1946 में। तो भाई नेहरू साहब बड़े एकदम खुश, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, हमने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, हम भारत के लिए संविधान की नींव रखेंगे और संविधान बनाएंगे। लेकिन संविधान बनाएंगे कैसे? क्योंकि संविधान बनाने के लिए पूरे दुनिया का संविधान पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा पढ़ा लिखा आदमी भारत में कम लोग थे। उन्हीं में एक थे डॉक्टर अम्बेडकर। उन्हीं में कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर। तो इन्होंने किससे पूछा? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉल की महात्मा गांधी को कि गांधी जी आप बताइए कि भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये बता सकता है कि जो भारतीय संविधान किस तरीके से बनना चाहिए जिसे पूरी दुनिया का अनुभव हो। तो बुलाया गया किसको? डॉक्टर अम्बेडकर को। किसको? डॉक्टर अम्बेडकर को। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इनके पास कई देशों से पीएचडी की डिग्रियां थी। किसकी? पीएचडी की। जबकि भारत में और भी लोग थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अम्बेडकर उतने तत्कालीन में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तत्कालीन में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो महात्मा गांधी ने कॉल की किसको? अम्बेडकर साहब को कि आइए अम्बेडकर साहब, भारतीय संविधान को आपकी ज़रूरत है और भारत का संविधान आपका वेट कर रहा है। तो इसी तरीके से भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल कितने लोग थे? संविधान सभा में कुल कितने लोग थे? संविधान सभा में कुल 389 लोग थे। अब जब संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैठक भी करनी पड़ेगी। तो पहले गठन हो जाए फिर बैठक करें। तो भारतीय संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन जब हुआ था तब भारत में कितने लोग थे? 1946 में हो गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। इसमें कुल कितने लोग, कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 389 प्रतिनिधि थे, जिसमें 92 जो थे वो देसी रियासतों से आए थे। किससे? देसी रियासतों से। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं संविधान की, और इनसे आप विश्वास नहीं मानेंगे, एनडीए ने, मतलब यूपीएससी ने एनडीए एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ तक कि सीडीएस ने भी पूछा, जबकि सीडीएस का लेवल एनडीए से थोड़ा सा अच्छा होता है। सीडीएस वगैरह भी इससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन निकाल लेता है। तो जब सीडीएस में यूपीएससी पूछ रहा है, एनडीए में यूपीएससी पूछ रहा है, तो हम लोगों को पढ़ने में क्या अर्ज है। 389 सदस्य किससे चुने गए थे? टोटल भारत में आए थे। कहाँ से 389 सदस्य आए थे भाई? तो 389 सदस्य चुने गए थे किसके लिए? संविधान सभा के लिए। लेकिन 1947 में माउंटेन प्लान आ गया, माउंटबेटन प्लान आ गया। माउंटबेटन प्लान में बात क्या कर दी गई कि भारतीय जो है, भारतीय गणराज्य, उसके दो टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान। तो भारत में, भारतीय संविधान सभा में अब कुल कितने लोग रह गए थे? 299।
ये 299 लोग ही भारत संविधान सभा में रह गए थे। कब? 299 लोग ही संविधान सभा में रह गए थे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो संविधान सभा में भारत के पाकिस्तान विभाजन की बात के बाद कितने लोग रह गए थे? 299, जबकि टोटल कितने लोग थे? 389। कितने लोग थे? 389 में 92 किससे आते थे? देसी रियासतों से। बाकी के चुने हुए प्रतिनिधि थे, बाकी चुने हुए प्रतिनिधि। क्या वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आए थे? नहीं, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से नहीं बल्कि विशेष मताधिकार से आए थे। ये लोग या तो जमींदार थे या बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जमींदार। इन लोगों को भारतीय संविधान बनाने के लिए चुना गया था। कोई प्रॉब्लम? कोई समस्या? नहीं। आगे बढ़ जाएं तो उद्देश्य प्रस्ताव समझ में आ गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लागू किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया कांग्रेस अधिवेशन में किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के लिए क्या बनाना पड़ेगा? भारतीय संविधान के गठन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? तो हमको बनाना पड़ेगा क्या? एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी। अब संविधान सभा जब बनेगी तो संविधान सभा करेगी क्या? तो संविधान सभा कानून का निर्माण करेगी, यानी भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। कोई प्रॉब्लम? नहीं। आगे बढ़ जाएं। अब जब सब प्रांतों से लोग चुन के आ गए, अब जब प्रांतों से लोग चुन के आ गए तो संविधान सभा की बैठक हुई। क्या हुई? संविधान सभा की बैठक। अब क्या होगी? संविधान सभा की बैठक होगी। अब क्या होगी? संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की जब पहली बैठक होगी, संविधान सभा की पहली बैठक कब होगी भाई? तो पहली बैठक होगी 6 दिसंबर 1946 को। कब होगी पहली बैठक? 6 दिसंबर 1946 को। और जब संविधान सभा की पहली बैठक होगी, जब संविधान सभा की पहली बैठक होगी तो इसमें किसी ना किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? आपको अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है कि इकट्ठे 50 लोग ले आए, पकड़ के ले आए, अब उनका कोई सरदार नहीं है तो भागेंगे इधर उधर के। महाराज संविधान में क्या होना चाहिए? संविधान में एक काम करो, संविधान में मेरा कानून लिख दो। कानून क्या? कि जो देसी रियासतें हैं वो देसी रियासतें रहेंगी, उन पे किसी का कानून नहीं लगेगा। और दूसरा सा कोई आएगा कि एक काम करो, संविधान में मेरी बात लिख दो। क्या? कि हमारे घर वालों को हम एक पार्टी बनाएंगे, मुंह निचवा पार्टी, और मुंह निचवा पार्टी जो है उस पर कानून फ्री होंगे, उस पर टैक्स फ्री होगा। तो ऐसा हो जाता अगर कोई जो है वो अध्यक्ष ना बनाया जाता। तो जब अध्यक्ष बनाया गया तो 6 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगी। पहली बैठक में कोई अध्यक्ष चुना जाएगा। तो पहली बैठक का पहला अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया, यानी कि प्रोटेम स्पीकर, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखना, ये स्थायी नहीं थे, ये कैसे थे? अस्थायी। कैसे थे? अस्थायी। तो संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, अस्थायी और स्थायी का क्या मतलब होता है? अस्थायी का मतलब कि आप कुछ दिन के लिए बन जाइए, इसे इंग्लिश में प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, कि आप कुछ दिन के लिए स्पीकर बन जाइए और सदन की कार्रवाई जो है वो बता दीजिए कि सदन में भाई कैसे कार्रवाई होती है। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी रहे थे। इसके अलावा ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति भी थे और इन सब में उम्रदराज भी काफ़ी थे, तो इन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं था। इस वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है कार्यकारिणी परिषद चलेगी, किस तरीके से जो संविधान सभा है वो चलेगी। कोई प्रॉब्लम? नहीं। आगे बढ़ जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक कमेंट करके बता दो, कमेंट करके बता दो। आगे बढ़ जाएं? नहीं बढ़ जाएं? चलो फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जब अस्थायी अध्यक्ष बने तो भाई अब अस्थायी अध्यक्ष कब तक बनाओगे? ये भी तो बात है। स्थायी होते तो भाई 5-6 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल बना देते, लेकिन कोई ना कोई स्थायी अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो अब अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाओगे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो सॉरी अब स्थायी अध्यक्ष किसे बनाओगे? तो 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई। किसकी दूसरी मीटिंग हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई। किसकी दूसरी मीटिंग हुई? संविधान सभा की। और जब संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होगी तो क्या अध्यक्ष चुनना पड़ेगा? तो अध्यक्ष जो अध्यक्ष होगा वो स्थायी अध्यक्ष होगा। क्या होगा? स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष का मतलब कि वो परमानेंट रहेंगे, परमानेंट साल 2 साल के लिए तो कम से कम रहेंगे। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक कौन रहेगा? तब तक रहेंगे कौन? स्थायी अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन लोग पूछेंगे, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा। लोग जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जब अंबेडकर साहब इतने होशियार थे तो इनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? इनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? इसका कारण ये था कि अंबेडकर साहब बहुत ब्रिलियंट आदमी थे, और लेकिन इनके मन में क्या था? ये कुटिल नहीं थे। ये बात बड़ी सीधी सादी बात करते थे, जो है वो एग्जैक्ट बात है। इस वजह से इनको जो है अध्यक्ष नहीं चुना गया, क्योंकि अध्यक्ष हमेशा तेज तर्रार होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि अंबेडकर साहब तेज तर्रार नहीं थे, नहीं, अंबेडकर साहब नॉलेजेबल पर्सन थे, लेकिन वही बात है कि वो अब किसी की बात का विरोध नहीं करते थे। वो ज़्यादातर किसी की बात का विरोध नहीं करते थे, जिस वजह से वो क्या हो जाते थे, लोग उन पर पक्षपात की भावना का लगा देते थे कि भाई अंबेडकर साहब है, हमारी सुनेंगे, इनकी नहीं सुनेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम। इस वजह से जो अंबेडकर साहब हैं वो उनको जो है अध्यक्ष नहीं बनाया गया, उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अंबेडकर साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसका दूसरा रीज़न एक और भी था कि अंबेडकर साहब राजनीति छोड़ चुके थे। अब जब राजनीति छोड़ चुके थे तो इन्हें तो स्पेशल निमंत्रण गया था महात्मा गांधी का कि भाई आप संविधान बनाइए। तो वो जब राजनीति में नहीं थे तो वो राजनीति वाले एक भी काम नहीं करेंगे। तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब फिर वही बात, संविधान कोई 10 रुपए की कॉपी तो है नहीं कि खरीद के भर दी, नहीं। संविधान को बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत से लोगों को क्या करना पड़ेगा? गठन करना पड़ेगा, बहुत सी समितियां बनानी पड़ेंगी। संविधान कैसा होना चाहिए, कानून क्या होना चाहिए, एक समिति है जो पढ़ेगी, एक समिति है जो बताएगी, एक समिति है ये करेगी, एक समिति वो करेगी, एक समिति है जो कानून का मसौदा तैयार करेगी, एक समिति है जो बताएगी कि भाई किसमें कौन सा कानून रखना है। कि पता चला कानून है दल बदल और डाल दिया तुमने बीच में, कहाँ पे? राष्ट्रीय संघ वाले एरिया में, कि भाई संघ का काम चल रहा है उसमें दल बदल कानून ठूंस दिया। ऐसा तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं, या फिर राजभाषा की चर्चा है 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची उठाई और संविधान के पहले भाग में डाल दी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और उसमें 22 भाषाएं होंगी। ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। तो संविधान इस तरीके से उल्टा सीधा तितर बितर हो जाएगा। तो इस बात की चर्चा के लिए एक समिति बनाई गई। टोटल 7 समितियों का गठन किया गया था। कितनी? टोटल 7 समितियां। कौन कौन सी भाई? तो टोटल 7 में सबसे जो महत्वपूर्ण थी वो प्रारूप समिति थी। क्या थी? प्रारूप समिति। 7 टोटल समितियां बनाई गई थी, टोटल 7 समितियों में 7 अध्यक्ष बनाए गए। उसमें से उस समितियों में से 7 समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। क्या थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। और डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष इसलिए बनाए गए थे कि इन्होंने दुनिया भर का कानून पता था, तो इनको ये पता था कि भाई किस जगह पे क्या डालना चाहिए, किस जगह पे कौन सा कानून रहना चाहिए, किस जगह पे हमें किस बात की चर्चा करनी है। यानी पूरा ऊपर का जो होता है आउटलाइन, क्या बोलते हैं? आउटलाइन। तो पूरी आउटलाइन किसने तैयार की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। किसका? प्रारूप समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद आती है कार्य संचालन समिति। क्या आती है? कार्य संचालन। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे कौन? के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी जी। के एम मुंशी कौन थे? कार्य संचालन, कि भाई संविधान सभा का कार्य किस प्रकार से होगा, क्या क्या होगा। तो कार्य संचालन के कौन थे? के एम मुंशी। आगे आता है मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति एवं प्रांतीय कार्य संचालन समिति। तो मूल अधिकार
एंड अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार लिख दिया, सरदार पटेल, सही लिखा है, सही लिखा है। तो मूल अधिकार एंड अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। इसके बाद बात आती है संघ संविधान संघ शक्ति समिति, संघ संविधान और संघ शक्ति समिति। संघ संविधान संघ शक्ति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। आगे आता है तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाओ। आगे है सदन समिति, सदन समिति के थे पी पट्टाभी, सीतारमैया, और वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर। तो सदन समिति के कौन थे? पट्टाभी, सीतारमैया। पट्टाभी, सीतारमैया। और वित्त समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन यूपीएससी जब तुमको घुमाएगा तो देखो भाई कहाँ घुमाएगा। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल साधारण सी बात, तुमको यूपीएससी घुमाएगा तो कहाँ घुमाएगा? देखो ध्यान से। सिंपल पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बच्चे को पता है डॉक्टर अंबेडकर थे। मुझे नहीं पता, बच्चे को बता रही, राजेंद्र प्रसाद कैसे बोल दिया? गलत बात हो गई। डॉक्टर अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। गलती बड़ी जल्दी होती है। एनडीए वालों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं सर। अरे चलो आगे देखो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप का मतलब आउटलाइन, कि संविधान में कौन जगह पे क्या रखा जाएगा, आउटलाइन जो है ये किसने बताई थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। और अभी जब हम लोग आगे संविधान पूरा पढ़ेंगे तो देख लेना कि अंबेडकर साहब ने कितने अच्छे तरीके से संविधान को लिखा है। लिखा मतलब लिखवाया है। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि कहाँ पे क्या रखना चाहिए, कहाँ पे क्या रखना चाहिए। लेकिन वही बात, विडंबना ये है कि एक तबका डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बनाए, एक तबका डॉक्टर अंबेडकर को गाली देने में लगा है, एक तीसरा तबका है वो अंबेडकर को सही भी कहता है, कहीं कहीं उनको गलत भी कहता है। तो जो तबका अंबेडकर को भगवान बनाए हैं, भगवान बनाने से अच्छा है उनको क्या किया जाए? उन्हें पढ़ा जाए। किसी भी युग पुरुष को भगवान कहने से पहले उनको पढ़ा जाए। जब उसको आप पढ़ लेंगे तो आप खुद भगवान बन जाएंगे। कोई भी युग पुरुष नहीं कहता कि मेरी मूर्ति बना के मुझको पूजो, नहीं, हमेशा वो कहता है कि मुझे पढ़ो। और वास्तव में अंबेडकर को पढ़ने की ज़रूरत है। जो तबका उनको गाली देता है उनके लिए भी सेम सॉल्यूशन है कि एक बार अंबेडकर को पढ़ो, एक बार अंबेडकर को पढ़ो। जो तबका तटस्थ रहता है ना वो उनका वो करता है, उनसे बस इतनी बात है कि आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में अच्छाई पता है, बुराई पता है, तो उनकी बुराई के पीछे कारण देखो। जिनको लगता है कि अंबेडकर साहब ने ठीक नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया, तो उसके पीछे एक पूरा पृष्ठभूमि देखो। अंबेडकर से आप नफरत नहीं करेंगे। अंबेडकर साहब वास्तव में बहुत अच्छे आदमी थे। अंबेडकर साहब सीधे साधे आदमी थे, उनको ज़्यादा राजनीति नहीं आती थी, लेकिन इस देश की राजनीति ने अंबेडकर साहब को एक एक वर्ग विशेष का व्यक्ति बना दिया। जबकि अंबेडकर साहब तो पूरे भारत की धरोहर है। पूरे कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, सबके लिए अंबेडकर साहब ने कुछ ना कुछ किया है। अगर अंबेडकर साहब नहीं होते तो आज भी हम लोग क्या अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के तो गुलाम नहीं होते, हम लोग जमींदारों के गुलाम होते, हम लोग किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गुलाम बने होते। अगर हम लोग स्वतंत्र भी होते और गुलाम भी नहीं होते तो भी क्या होता? हम लोगों का जो संविधान होता क्या वो इतना अच्छा हो पाता? क्या उस समय उनसे ज़्यादा कोई योग्य व्यक्ति था? तो आंसर मिलेगा नहीं, उनसे ज़्यादा उस समय संविधान के बारे में योग्य व्यक्ति नहीं था। तो अंबेडकर का फालतू में उनको पूजना भी गलत है। क्यों?
कि अंबेडकर के बारे में एक बात पढ़ी नहीं, वही बात है कि भगवान कृष्ण की गीता कभी पढ़ी नहीं और लगा ली घर में बड़ी सी फोटो गीता की और गीता उठा के रख ली, क्या मतलब रहा। वही बात अंबेडकर साहब की कि अंबेडकर को पढ़ा कभी नहीं, अंबेडकर की आइडियोलॉजी कभी सुनी नहीं और सीधे आए अंबेडकर साहब की फोटो लगा ली घर में, कोई मतलब नहीं है। बेइज्जती कर रहे हो तुम उस युग पुरुष की। अगर तुम्हें किसी की वास्तव में इज्जत करनी है तो उसके विचारों को पढ़ो। क्या आप विचारों को पढ़ो। किसी भगवान राम की मूर्ति लगा के उनकी पूजा करना कुछ नहीं है, लेकिन उनके आदर्शों को मानना कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप भगवान को मन से मानिए, लेकिन भगवान की आइडियोलॉजी फॉलो कीजिए। किसी भगवान की जब आप आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं तो आपको मूर्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी जब आप उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे तो आप अब जब उनकी मूर्ति घर में रखेंगे तो आप वास्तव में अपने आप को ज्ञानवान महसूस करेंगे। तो पहले अंबेडकर को पढ़िए, उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी को समझिए। लेकिन भाई यह है कि अंधाधुंध आंख बंद करके वो इनको गाली देंगे, वो उनको गाली देंगे और बदनाम होंगे बेचारे अंबेडकर साहब। आगे बढ़े तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। कार्य संचालन के.एम. मुंशी, चार बोलो मेरे साथ। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। संघ संविधान संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, जब वो तुमको घुमाएगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या संविधान सभा लोकसभा का भी काम करती थी या विधानमंडल का भी काम करती थी? बताओ। क्या संविधान सभा संविधान बनाने के अलावा विधानसभा का या लोकसभा में कानून बनाने का भी काम करती थी? बात बिल्कुल सही है, कानून बनाने का भी काम करती थी। एक तरफ जब इसकी मीटिंग होती थी और उस मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे तो वो मीटिंग होती थी किसकी? संविधान सभा की। लेकिन सेम जगह पे जब मीटिंग होती थी किसकी? लोकसभा की। जब लोकसभा की बैठक होती थी तो उसमें जो अध्यक्ष होता था वो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, क्योंकि इनके आगे लिखा है सदन समिति, तो लोकसभा। ठीक, तो उस समय क्या था? लोकसभा की परिकल्पना भी थी। साधारण टीचर आपको नहीं बताएंगे, समझे? ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, बस इसीलिए यूपीएससी खास है। ये ढूंढ के क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है लोगों के पास, सबके पास नॉलेज है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन किस लेवल का है ये आपको जानना चाहिए। एसएससी वाले बहुत से टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हालांकि बहुत ही ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको अब मैं अगर बोल दूं कि भाई कोई आदमी है जिसको एनडीए क्रॉस करना है, वो पढ़ने लग जाए यूपीएससी आईएएस का, तो कोई मतलब नहीं है, नहीं आएगा। जितनी देर में तुम पॉलिटी खत्म करोगे उतने दिन में तो एग्ज़ाम आ जाएगा सर पे, समझे बात? तो सबका अलग एक लेवल है, अलग क्राइटेरिया। तो एनडीए का जो सीडीएस का लेवल है पर्याप्त अच्छा है, पर्याप्त अच्छा है, इसको पर्याप्त अच्छे की कैटेगरी में रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो संविधान है, भारतीय संविधान समिति है, क्या वो लोकसभा का भी काम करती थी? तो बिल्कुल करती थी, ये लोकसभा का भी काम करती थी। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पी पट्टाभी सीतारमैया। जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 समितियों के 7 अध्यक्ष कौन कौन थे? संघ संविधान समिति, संघ संविधान के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान संघ शक्ति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई प्रॉब्लम? तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाता है तदर्थ झंडा समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मंत्रालय सरदार पटेल, कंफ्यूज नहीं होना। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मंत्रालय सरदार अल्पसंख्यक समिति ये सरदार पटेल के अंडर थी, ना कि अंबेडकर के। अंबेडकर केवल एक समिति के अध्यक्ष थे, वो थी प्रारूप समिति। क्या थी? प्रारूप समिति। मतलब संविधान का आउटलुक कैसा रहेगा, संविधान कैसा रहेगा, संविधान का क्या होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? बाकी की चर्चा, संविधान की चर्चा यहाँ तक हो गई, ये बेसिक था, बाकी की चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।